हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ सरप्राइज़ ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में। तो पहले लेक्चर में जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हमने फर्स्ट वीडियो में आपके पास तक पहुंचा दी है। आज मैं सेकंड वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं अकाउंटिंग में। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा हो, एंटाइटी। तो एंटाइटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि एंटाइटी एक रियलिटी है जिसका एक निश्चित निर्धारित एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व है। बिजनेस एंटाइटी मीन्स अ स्पेशली आइडेंटिफाइएबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक सुपर बाज़ार। जैसे कि अब सुपर बाज़ार तो आपने सुना ही होगा, जहाँ हर एक चीज़ की सुविधाएं आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे कि कपड़े हो गए, हर एक चीज़ के सामान जहाँ आपको मिल जाए। जैसे कि ले लीजिए डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एंटाइटी के तहत आती हैं। इनका अपना एक खुद का अस्तित्व होता है, इनकी एक पहचान होती है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है ट्रांजैक्शंस मतलब एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटाइटीज़, यानी कि यह एक इवेंट होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ वैल्यूज़, मॉनिटरी वैल्यूज़, यानी कि पैसों की मतलब मॉनिटरी वैल्यूज़ यानी पैसे वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि बिटवीन टू और मोर एंटाइटीज़, यानी कि जब दो एंटाइटीज़ एक दूसरे के बीच में आपस में लेन देन करती हैं तो इस चीज़ को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल भी दिया है, जैसे परचेस ऑफ गुड्स हो गया। परचेस मतलब कोई चीज़ खरीदना, गुड्स मतलब समथिंग, कोई चीज़ हो गई उसको खरीदना। पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी कि जो क्रेडिटर होते हैं जिन्हें हमें पैसे देना होता है उन्हें कहा जाता है पेमेंट टू क्रेडिटर। इन चीज़ों में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है एक तो खरीदने वाला और दूसरा इन्वॉल्व होता है जो बेच रहा है। तो उसे इन दोनों के रिलेशन को, इन दोनों के बीच में जो लेन देन होता है गुड्स और पैसों का, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट है असेट्स। तो असेट्स क्या है मैं आपको बता दूं। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। असेट्स जो है वो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं बिजनेस की। जैसे कि इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि जिससे हमें पैसे मिल सकते हों या कैश की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी एंटरप्राइज का इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसे हम यूज़फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि यूज़फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनिटरी टर्म्स मतलब हम इनकी वैल्यू हम पैसों में गिन सकते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लाइबिलिटीज़ जैसे कि कोई ऑब्लिगेशन हो, जैसे कि आज आपने इस चीज़ को ख़रीदा है और आपने उस चीज़ के बदले में पैसे नहीं दिए हैं, जो आपको इन केस फ्यूचर में जाके आपको पे करनी पड़ेगी। अभी तो वो आपने ले लिया है लेकिन आपने उसके पैसे पे नहीं किए हैं, तो इस चीज़ को जब आप फ्यूचर में पे करेंगे तो इन चीज़ों को लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैं रिपीट कर रही हूँ, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। यानी कि जो अमाउंट बिजनेसमैन जिनकी कंपनी है, जैसे जिनकी कंपनी है वो जो पैसा उस कंपनी में लगाते हैं उस पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है। इसका मीनिंग यही होता है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है सेल्स। तो सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर्स। यानी कि जैसे कोई कंपनी है और वो कोई कंपनी है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि आप साबुन का प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे कि कोई कंपनी साबुन बना रही है और वो साबुन वो कस्टमर के पास तक पहुंचा रही है या कस्टमर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में वो साबुन खरीदने के बदले में रुपए देते हैं। तो जो रुपए साबुन बेचने पे कंपनी को मिल रहा है उसे कहा जाता है सेल्स। फिर आता है आपका रेवेन्यूज़ मतलब अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे कि आपने साबुन की कंपनी ले ली, तो जैसे आप साबुन बेच रहे हैं, साबुन बेचने के बाद उसमें जो पैसे खर्चे हुए हैं उससे एक्स्ट्रा पैसे जो हमें मिलते हैं। जैसे कि आपने साबुन, जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल बता दूँ, ये हो गया सोप यानी साबुन, ठीक है, ये हो गया आपका साबुन। जैसे कि आपने साबुन बनाने में कितने पैसे खर्चे किए, 1500 रुपये, और उसके बाद आपने ये बनाने का हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, यानी आपने बनाने में लगाए पैसे कितने,
1500। फिर आपने साबुन बेचा कितने का, 2000 का, इतने का आपने साबुन बेच दिया। तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है, जैसे 2000 में से आप माइनस करेंगे 1500 तो आपको मिलता है 500 रुपये। तो ये जो 500 रुपये है ये आपका हो गया रेवेन्यू, यानी कि आपने जितने पैसे साबुन बनाने में खर्चे किए थे आपको उससे ज़्यादा बेचने से मिल गए हैं। फिर आता है 8th एक्सपेंसेस। 8th हो गया कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू नोन एज एक्सपेंसेस, यानी कि कॉस्ट जो हम इनकर्ड करते हैं, जो कॉस्ट हम खर्चा करते हैं प्रॉफिट लाने के लिए। जैसे कि आप साबुन बना रहे हैं तो उसके पहले आपने साबुन बनाने के लिए सामान कलेक्ट किया होगा, उस सामान को कलेक्ट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ पैसे तो लगाए ही होंगे, तो उन मतलब पैसों को एक्सपेंसेस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप पैसे खर्चा कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी बेनिफिट के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या किसी प्रॉपर्टी के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हो, उसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर। जैसे आप साबुन बना रहे हो और साबुन बनाने के लिए आपको सामान ज़रूर लगेगा, तो जो सामान आपको लगता है उस सामान को ख़रीदने में जो पैसे लगते हैं उन पैसों को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज़ ओवर इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग ईयर जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग करते हैं, तो जब हमें जैसे कि हमारा प्रॉफिट सेल हो गया, जैसे कि हमारा सेल हो गया, यहाँ देखिए हमारा सेल हो गया 2000 का और हमने परचेज़ किया था, जैसे कि हमने साबुन बनाया और हमने परचेज़ किया था 1500 में, तो सेल हुआ 2000 का और परचेज़ हमने किया था 1500, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 500 का। तो जो ये 500 होते हैं इसे कहा जाता है प्रॉफिट। तो यही है द एक्सेस ऑफ इनकम। ये सेल्स हमारा इनकम है, सेल्स हमारा इनकम हो गया। जैसे कि आपने साबुन बेचा, आपको इतने पैसे मिले और परचेस करने पे आपने 1500 रुपये खर्च किए थे, तो द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो जो 500 रुपये हुए हैं उसे ही प्रॉफिट कहा जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक गेन। गेन मतलब अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ असेट। यानी कि गेन मतलब भी एक टाइप का प्रॉफिट ही हो गया। ये एक प्रॉफिट है जो अराइज होता है कोई ट्रांजैक्शन करने पे। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उससे हमें जो इंसिडेंशियली जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे गेन कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है 12th लॉस। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एज लॉस। यानी कि यहाँ देखिए, जैसे आपने सेल किया 1500 का साबुन, आपने सेल किया, हम साबुन का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने साबुन सेल किया 1500 में और आपने उससे बनाने में जो सामान ख़रीदे थे वो आपके थे 2000 के। तो अब बताइए, ये तो आपने जो माल बेचा उससे मिला और ये जो आपने साबुन बनाने के लिए माल ख़रीदा था उतना एक्सपेंस है। तो अब हम जब 1500 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचती है 500, यानी कि ये हमें लॉस हुआ। जैसे हमने सामान ज़्यादा पैसों में ख़रीद लिया और उसकी बिक्री हमने कम में हुई है, तो इस प्रकार का लॉस हमें हुआ है, इसे कहा जाता है लॉस। इसीलिए द एक्सेस ऑफ इनकम, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एज लॉस। ये हो गया आपका लॉस। फिर उसके बाद आता है 13 आपका है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। जैसे कि कोई वो सामान हो गई, जैसे कि आप बेच रहे हो तेल, और अगर आप तेल बेच रहे हैं तो जब कोई इंसान उसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा प्राइस में ले लिया हो, तो आप उसे कुछ पैसे कम कर, जैसे आप खुद ही कोई सामान लेने जाते हो और आपने जैसे 10-12 सामान एक साथ में ले लिया, तो वो दुकान वाला आपको सामने से ऑफ़र करता है कि आप ये चीज़ें मतलब इतनी पर्टिकुलर प्राइस आपको बताता है कि ये आपकी प्राइस है, बट आप इतना ही दे दीजिए। तो जो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट करता है उसे कहा जाता है डिस्काउंट। फिर आपका आता है वाउचर। वाउचर मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल कैश मेमो। जैसे कि आप सोनार की दुकान पे चले गए, ठीक है, आपने सोनार की दुकान पे से कोई सामान ली, तो उसके बाद वो जब आप पैसे उसे देते हैं तो वो पैसे देने के बाद वो आपको एक कागज़ जैसा कुछ देता है लिख के उसमें, जिसे कहा जाता है कैश मेमो। यानी कि वो रिसीट होता है, वो एक प्रूफ होता है कि आपने इस दुकान से इस डेट पे ये सामान ख़रीदा है।
इसे कहा जाता है वाउचर। फिर आता है आपका गुड्स। गुड्स मतलब द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग। गुड्स मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी जैसे कि परफ्यूम बना रही है, तो जो परफ्यूम होता है उसे गुड्स कहा जाता है, क्योंकि कंपनी जो है परफ्यूम का ही बाइंग और सेलिंग कर रही है। बाइंग मतलब ख़रीदना होता है, बाइंग मतलब ख़रीदना और सेलिंग मतलब बेचना। तो बाइंग मतलब कंपनी बाइंग कर रही है परफ्यूम, कंपनी कच्चा माल ख़रीद रही है कुछ बनाने के लिए और उसे बना के आपके पास तक पहुंचा रही है, इसे कहा जाता है, जो मेन गुड्स आपके पास तक पहुंचा है उसे कहा जाता है गुड्स। फिर आता है 16 आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब विड्रॉवल ऑफ मनी बाय द ओनर। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और ड्राइंग मतलब विड्रॉवल ऑफ मनी बाय द ओनर, यानी कि जब ओनर जिसका बिजनेस है वो ओनर जब बिजनेस में से पैसे कुछ निकालता है या ड्राइंग मतलब विड्रॉ करता है तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स, यानी कि विड्रॉवल ऑफ मनी बाय द ओनर। कि जैसे कि बिज़नेस में पैसा ओनर ने खुद लगाया था और अब अगर वो खुद उसमें से कुछ पैसा ले रहा है तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है परचेज़। परचेज़ यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर सेल और यूज़। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कोई चीज़ हो गई, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सामान हो गया, जैसे कि आप ले लीजिए नमक, ठीक है। अब नमक हो गया, नमक आपने टोटल अमाउंट ऑफ नमक मतलब टोटल अमाउंट कितनी है नमक की जो प्रोक्यूर हुई है बिज़नेस में। जो प्रोक्यूर मतलब या तो सेल हुआ है कैश पे या क्रेडिट बेसिस पे, यूज़ करने के लिए आपने सेल किया है, जितनी अमाउंट सेल हुई है उसे कहा जाता है परचेजेस। जैसे आपने परचेज़ किया टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर सेल और यूज़, ठीक है। यानी कि आपने जो जितने अमाउंट का गुड्स परचेज़ किया है उसे कहा जाता है जितने अमाउंट का गुड्स आपने ख़रीदा है उसे कहा जाता है परचेज़। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, मेजर्स ऑन समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, पेयर्स एंड अदर टर्म्स। जैसे कि आपने कंपनी खोली है, अब वो कंपनी किस चीज़ की है, कपड़ा बनाने की। तो कपड़ा बनाने में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की सामान लगेंगी, जैसे हो गया धागा, सुई, सिलाई मशीन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें स्टॉक कहा जाता है, ये कंपनी के स्टॉक होते हैं। फिर आता है आपका 19th टर्म्स डेटर्स। ओव टू इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। डेटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं कि आप इस पैसे का इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए करें और उसके बाद जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप उसे रिटर्न कर दीजिए। तो यही है, ओ टू इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो डेटर्स की एंट्री जो होती है वो होती है बैलेंस शीट। जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डेटर्स को हम लिखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये तो सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी जब बैलेंस शीट हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है क्रेडिटर्स मतलब हु हैव टू पेड बाय एन इंटरप्राइज। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है। जैसे कि हमने कोई माल ख़रीदा है और हमने उन लोगों को पैसा नहीं दिया है, वो पैसे जब हमारे पास आएंगे तो हमें उन्हें लौटाना पड़ता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ये बिल्कुल डेटर्स के अपोजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। इसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रांचेस क्या क्या है, मतलब यानी कि टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। तो फर्स्ट ब्रांच हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं फिर से रिपीट करूँगी, फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं बता दूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये एक अकाउंटिंग है जो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि कंपनी के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, कितना लेन देन होता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत आता है। फिर आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब एनालाइज द एक्सपेंडिचर, रिपीट करूँगी, एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये होता है, इस अकाउंटिंग में ये होता है कि ये अलग अलग एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करके बताता है। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें लगी हैं
और क्या क्या लगनी बाकी है, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत रिकॉर्ड की जाती है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है टू असिस्ट द मैनेजमेंट, रिपीट करूँगी, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब होता है जैसे एक कंपनी चल रही है और कंपनी को चलाने में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, लेबर्स और बहुत सारे मैनेजर्स, ये सारे लोग होते हैं, कंपनी चलाते हैं। लेकिन इन्हें भी मैनेज करने के लिए एक अकाउंटिंग होता है सिस्टम, जो इन्हें जब कोई रैशनल डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी टॉपिक पे, जब इन्हें कोई चीज़ पे डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे मैनेज करती है। किस प्रकार से कंपनी को चलाना है, किस प्रकार से कंपनी के डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें हैंडल करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तहत आता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि एग्जैक्टली उद्देश्य, यानी कि वो कहते हैं ना कि उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, एम बोलते हैं, एम क्या है, गोल क्या है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, परचेज, रिसीट्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि अकाउंटिंग यूज़ होता है मेंटेन करने के लिए एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का, और बुक उसके हिसाब से बुक मेंटेन करना। तो उसका एग्जांपल है जैसे सेल्स हो गया, परचेस हो गया, रिसीट्स हो गया, आपने कितना माल सेल किया, कितना माल परचेस किया, कितना कैश आपने रिसीव किया, कितना कैश आपने दूसरों को दिया, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स का उद्देश्य है। तो सबसे पहला आपका एम हो गया मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर आपका सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो द ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस पीरियडिकली, दैट इज़ वेदर द बिजनेस हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। यानी कि अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य ये भी होता है जब हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपने कंपनी चालू की है और वो कंपनी चल रही है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप उस कंपनी के सारे सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आप मेंटेन रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब वो रिकॉर्ड हो जाती हैं फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करके आप ये पता करते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का ही उद्देश्य है कि कैलकुलेट करना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिपीट करूँगी, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन मतलब होता है चित्रण। मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रही हूँ, चित्रण। ठीक है, डिपिक्शन मतलब चित्रण होता है, किसी चीज़ का चित्रण करना। तो अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अकाउंटिंग का उद्देश्य ये भी है कि एक निश्चित समय पे कंपनी का, बिजनेस कंसर्न का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसमें कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों का चित्रण, यानी कि इन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी अकाउंटिंग का उद्देश्य है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। यानी कि केवल आप अकाउंटिंग आप एक्सप्लेन कर दो या अकाउंटिंग आप लिख दो या कुछ भी कर दो, जब तक आप उसके यूज़र्स को, जैसे कि कंपनी चल रही है और कंपनी चल रही है तो आपको इनकम होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर लगे रहते हैं। तो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। जैसे कि हर एक कंपनी हर साल अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करती है। तो ये वो पब्लिश करती है अपने कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर को उनके कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानकारी हो, लॉस के बारे में जानकारी हो, वो इंटरेस्ट कितना % दे रहे हैं इसकी जानकारी हो, डिस्काउंट क्या है इस चीज़ की जानकारी हो। तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल कस्टमर तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना भी अकाउंटिंग का उद्देश्य है। तो ये 4 जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आगे की वीडियो में और कुछ थियरी बेस्ड नॉलेज है जो आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसके आगे हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग में और क्या चीज़ें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए आपकी दिक्कत को सॉल्व करके आपको बताएंगे। आगे की वीडियो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।